वेरी गुड मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम माय फ्रेंड। आज हम लोग बात करते हैं एपोप्टोटिक पाथवेज के बारे में। हमने ऑलरेडी स्टडी किया था लास्ट में कि ये एपोप्टोसिस क्या होता है और किस तरीके से कोई सेल्स प्रोग्रामिकली डिज़ाइन की जाती है कि डेथ की तरफ जानी है या नहीं जानी, कौन कौन सा सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, और आते हैं कि कितने टाइप्स की होती है, किस तरीके से एक सेल्स को डिज़ाइन है बॉडी सेल्स के अंदर कि ये डेथ की पाथवेज होते हैं। तो पहला पाथवेज में आते हैं इंट्रिंसिक पाथवे। ये इंट्रिंसिक पाथवे क्या होता है, दूसरा होता है इंट्रिंसिक पाथवे और तीसरा होता है परफोरिन पाथवे। लास्ट में एक और पाथवे जिसे हम बोल देते हैं जाकर एक्सक्लूजन पाथवे। इन ओवरऑल इनका मिला के तो इंट्रिंसिक पाथवे का क्या रोल है, मेन रोल, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे यहाँ पे, किस तरीके से ये एक्टिवेट करता है और किसी सेल्स को डेथ की तरफ ले जाता है। इसे डेथ रिसेप्टर पाथवे बोलते हैं क्योंकि ये बाहर के द्वारा कंट्रोल या रेगुलेट किया था। सिग्नल बाहर से आते हैं और एक सेल्स को कहा जाता है कि सेल्स अब डेथ होगी, तो सिग्नल बाहर से प्रोवाइड किए गए और वो सेल्स किस तरीके से मेडिएट करती है, रेगुलेट करती है इन रिसेप्टर्स के द्वारा, जो डेथ रिसेप्टर पाथवे होता है। अब इन सारे रिसेप्टर की स्टडी या जानने के लिए हमें सेल बायोलॉजी का आना बहुत जरूरी है, कि बेसिक सेल बायोलॉजी, ताकि हमें ये पता लगे कि मेम्ब्रेन्स पे कौन कौन से रिसेप्टर पाए जाते हैं और कौन से रिसेप्टर कब एक्टिवेट होते हैं, किस तरीके के लिए, वो चीज़ बेसिकली आनी जरूरी है। इन दीज रिसेप्टर्स में हमें बहुत सारे ऐसे लीगेंड्स होते हैं और करस्पॉन्डिंग रिसेप्टर होते हैं। डेथ रिसेप्टर्स भी बोला जाता है। इनमें कुछ नेक्रोटिक फैक्टर, यानी कि नेक्रोसिस जो होता है, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर, TNF बोला जाता है, उनकी एक फैमिली होती है। इन सारे फैमिलीज ही इस तरीके के सिग्नल को रिसेप्ट करते हैं, यानी कि रिसीव करते हैं, और ये ओवरऑल सिग्नल्स किस तरीके से मीडिएट किए जाते हैं कि उस सेल्स के थ्रू जो सेल डेथ की तरफ जा रही है, कि उस सेल्स को अब नाउ डेथ में जाना है। और ये ऑल ट्यूमर नेक्रोसिक फैक्टर्स, ये जो फैमिली है ये एक बनी होती है 80 अमाइनो एसिड, 80 अमाइनो एसिड के द्वारा, और जो कि साइटोसिन यानी सिस्टीन रिच अमाइनो एसिड होते हैं वहाँ पे। और इस पूरे फैमिलीज को हम डेथ डोमेन्स भी बोल देते हैं, और डेथ डोमेन ही मेन वाइट रोल प्ले करता है किसी सेल्स में कौन से सिग्नल प्रोवाइड करने, कौन सिग्नल भेजने, ताकि ये सिग्नल ही रेगुलेट या कंट्रोल कर सके कि इस सेल्स को अब डेथ की तरफ ले जाना है। इन सारे पाथवेज को, इन सारे जो इंट्रैक्शंस या एक्टिवेशंस हो रहे हैं लिगेंड्स और फैक्स रिसेप्टर के बीच में, वहाँ पे कौन कौन से मॉडल्स हैं, कौन कौन से अनदर प्रोटीन्स हैं और या एक्टिवेटिंग रिसेप्टर्स हैं, एक दूसरे को किस तरीके से सिग्नल भेज रहे हैं, वो भी दो प्रकार के होते हैं, FAS-L, FAS-R एंड ट्यूमर नेक्रोसिक फैक्टर अल्फा, TNFR1 मॉडल्स। बोथ मॉडल इंक्लूड करते हैं और क्लस्टरिंग के द्वारा, बैंडिंग के द्वारा एक सेल्स को सिग्नल के द्वारा किस तरीके से डेथ की तरफ ले जाना है, ये पाथवे एक्सप्लेन करता है एक्सटेंसिव पाथवे। जैसे लिगेंड में बाहर से सिग्नल आते हैं, साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर, एडाप्टिव प्रोटीन्स एक्टिवेट होती है और ये सिग्नल भेजते हैं डेथ डोमेन्स को। डेथ डोमेन्स फिर सिग्नल बाइंडिंग करती है FAS-L से, FAS-L सिग्नल देता है FAS-R को, वो एक्टिवेट करता है प्रोटीन्स, एडाप्टिव प्रोटीन्स FADD। वेयर एज दीज, जहाँ से ये सिग्नल फिर आगे बढ़ते हैं TNF फैक्टर अल्फा टू फैक्टर R1 की तरफ, वहाँ से एक्टिवेट होता है जाकर अनदर प्रोटीन्स जिसे हम प्रोकैप्सिस 8 बोलते हैं, और प्रोकैप्सिस 8 एक्टिवेट होती है जाकर फाइनली कैप्सिस 8 में, और ये ऑटोकैटालिटिक प्रोटीन्स होती है। और इस तरीके से पूरी सेल्स में एक सिग्नल जाता है कि अब सेल्स को डेथ की तरफ चलना है, ऑटोकैटालिटिक, और वो सेल्स ऑटोमेटिकली डिग्रेड होना शुरू हो जाती है। तो ये ओवरऑल प्रोसेस डिपेंड करता है बाहर के सिग्नल के द्वारा, और जो सिग्नल रिसीव करता है डेथ डोमेन किस तरीके से प्रोकैप्सिस 8 को एक्टिवेट करता है। तो यही है कि बाहर से आए गए सिग्नलों को एक सेल्स को डेथ की तरफ ले जाने के लिए पाथवे। दूसरा है इंट्रिंसिक पाथवे या माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे। ये ऐसा पाथवे होता है जो बाहर के सिग्नल के द्वारा नहीं रेगुलेट होता है, इंटरनली सिग्नल होते हैं। इंटरनल एक सेल्स के अंदर कुछ ऐसे प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि उस सेल्स को डेथ की तरफ ले जाते हैं, और ये टोटली कंट्रोल होता है माइटोकॉन्ड्रियल सिग्नल के द्वारा, माइटोकॉन्ड्रियल इवेंट के द्वारा। और जो भी प्रोवाइड सिग्नल्स हैं उसमें दो प्रकार के सिग्नल होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। क्योंकि यहाँ पे सेल्स जो भी डेथ की तरफ जा रही है, क्यों जा रही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केमिकल्स, ग्रोथ फैक्टर्स, साइटोकाइंस या हार्मोन्स की एब्सेंस हो गई, या वहाँ उस सेल्स को नहीं मिल रहे। अब सेल्स का सर्वाइवल टेंशन में चला गया, दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव। तो इंटरनल प्रोटीन्स या माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन सिग्नल प्रोवाइड करती है, उसे
सेल्स को डेथ की तरफ ले जाने के लिए। और इसमें जो नेगेटिव सिग्नल्स हैं वही यही है कि इसमें सेल्स में हमने ऑलरेडी बोला कि ये ग्रोथ फैक्टर, साइटोकिन्स, हार्मोन्स का प्रेजेंस नहीं है, तो सेल्स ट्रिगर करती है कि एपोप्टोटिक पाथवे की तरफ जाए। और इसमें सबसे मेन एक्टिवेशन होता है जाकर कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इसको एक्टिवेट करते हैं कि हाँ अब इस सेल को डेथ होना। पॉजिटिव फैक्टर्स में ये होता है कि रेडिएशंस, एनवायरनमेंट ऐसा आ गया सेल्स के आसपास जहाँ से अब सेल्स का सर्वाइवल नहीं है, तो सेल कैसे अपने आप को सुसाइड कर लेगी जाके बोल देते हैं। तो वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया ट्रिगर करती है ऐसे केमिकल्स से सिग्नल्स, तो अब ऑटोमेटिक सेल्स डेथ हो जाती है। जैसे कि अगर इन्वायरमेंट हाइपोक्सिया है, हाइपोथर्मिक है, वायरल इन्फेक्शंस हो गया, रेडिएशंस, टॉक्सिन्स है, तो सेल ऑटोमेटिक डेथ की तरफ चली जाएगी जाकर, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द इंटरनल माइटोकॉन्ड्रियल सिग्नल्स दैट ट्रिगर द फैक्टर कॉल्ड इज द कैप्सेज प्रोप्रोटिक पाथवे प्रोटीन्स के लिए। तो यहाँ पर दो प्रकार के मेन ग्रुप होते हैं प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन्स जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस तरीके के एक्टिविटीज़ करने के लिए। एपोप्टोटिक प्रोटीज एक्टिवेटेड फैक्टर 1 एज वेल एज प्रोकैप्सिस 9। और कैप्सिस एक ऑटोकैटालिटिक प्रोटीन है, ये भी एक प्रकार से एक्टिवेट ट्रिगर करती है। और इस पूरे कॉम्प्लेक्स को जो दोनों को मिलकर बना होता है उसे बोल देते हैं एपोप्टोसोम्स। एपोप्टोसोम्स रिस्पॉन्सिबल होता है रिलीज करने के लिए कैप्सिस 3 प्रोटीन्स को। और ये कैप्सिस 3 प्रोटीन्स विद द हेल्प ऑफ अनदर सिग्नलिंग प्रोटीन्स एक कोई किसी सेल्स को जो कि रिस्पॉन्स जिस ऐसे एनवायरनमेंट में है जहाँ पर बाहर का एनवायरनमेंट रेडिएशंस या ऑक्सीडाइजिंग नहीं है उस तरीके का सर्वाइवल, तो वो सेल्स ऑटोमेटिकली डेथ की तरफ चली जाएगी जाकर। तो दोनों फैक्टर्स चाहे इंट्रिंसिक फैक्टर चाहे इंट्रिंसिक पाथवे हो, इनमें एक ही डिफरेंस है, बाहर से सिग्नल आ रहा है और इसमें इंटरनल सिग्नल्स हो रहे हैं किस तरीके से किसी सेल्स को डेथ की तरफ ले जाना है। अगर हम इस पाथवेज को देखें, इस पिक्चर्स को देख के हम यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे किस तरीके से एक दूसरे से डिफर करते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द सिग्नलिंग या रिसेप्टर्स होते हैं। एक्सट्रिंसिक पाथवे में वहाँ सिग्नल करके इस सेल्स को ले जाते हैं, और जबकि इंट्रिंसिक पाथवे में बाहर सिग्नल होकर इंटरनली ऐसा कुछ होता है। लेकिन एक चीज़ कॉमन हो दोनों में होती है कैप्सेज प्रोटीन की प्रेजेंस में। ये कैप्सेज प्रोटीन ही रेगुलेट करती है दोनों प्रोटीन्स के डिग्रेडेशन पाथवेज को। तो ये एक कहते हैं कि दोनों के बीच एक कंपेरेटिवली सिमिलरिटी पाई जाती है दोनों पाथवेज में। बाकी सारी इंटरनल फैक्टर जो भी प्रोटीन्स है या नहीं है वो थोड़ा डिफर करेंगे जाकर, क्योंकि ये एक पाथवे होता है सिग्नलिंग द्वारा बहुत सारी ऐसी इंटरनल प्रोटीन्स ऐसे रिसेप्टर्स इन्वॉल्व होते हैं एक प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन जो मेन है कि कैप्सेज के बारे में वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट चैप्टर वहाँ पर। अब आते हैं परफोरेंस यानी कि ग्रैंजिन पाथवे। ग्रैंजिन पाथवे एक डिफाइंड प्रकार का पाथवे जिसमें कैंसर सेल्स या ट्यूमर सेल्स या फिर वायरल इन्फेक्टेड सेल्स ऐसी होती उनके लिए डिफाइन है, जिसमें साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट का मेन रोल होता है। और इसमें जो रिलीज होती है प्रोटीन्स उसे पोरफायरिन रिलीज कहते हैं। और ये एक प्रकार की ट्रांसमेम्ब्रेन पोर फार्मिंग मॉलिक्यूल्स है, और ये 2 प्रकार के केमिकल रिलीज करता है। सीरीन रिच होते हैं प्रोटीज, सीरीन प्रोटीज रिच प्रोटीन्स होती हैं। ग्रैंजिन ए, ग्रैंजिन बी के बारे में, ग्रैंजिन बी जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है क्लीवेज ऑफ द एस्पार्टेट प्रोटीन्स जो रिच होती है अमीनो एसिड उसको, और वहाँ से एक्टिवेट करता है प्रोकैप्सिस 10 को, यानी कैप्सिस 10 प्रोटीन्स को वो एक्टिवेट करता है और पूरी तरीके से रेगुलेट करता है साइटोसेल का डिग्रेडेशन पाथवे के द्वारा। इसमें बहुत सारे और केमिकल्स इंड्यूस करता है सिग्नल, जैसे कि इंडक्शन ऑफ द साइटोक्रोम सी रिलीज होता है। और जो साइटोक्रोम सी होता है वो क्या एक्टिवेट करता है, वो भी एक प्रकार का ऑटोकैटालिटिक प्रोटीन्स है जाकर। ग्रैंजिन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द अनदर थिंग्स एपोप्टोटिक पाथवेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जबकि ग्रैंजिन ए का रोल होता है साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को इंडिपेंडेंट होती है कैप्सेज और पाथवे के लिए, ये कैप्सिस पे डिपेंड नहीं करती जाकर, और ये एक्टिवेट करती है डीएनए एंजाइम्स को, और डीएनए थोड़ी थोड़ी कट करता है डीएनए प्रोटीन्स को, निकिंग कर देता है और उसके द्वारा सेल डेथ की तरफ चली जाती है। ग्रैंजिन बी प्रोटीएज क्लीव करता है सेट कॉम्प्लेक्स को इनहिबिट। ये सारे कॉम्प्लेक्स आपको अगर सेल बायोलॉजी आएगी तो डिटेल में स्टडी कर सकते हैं इस चीज़ को वहाँ पर। तो ओवरऑल ये पाथवे जो भी तीनों पाथवे हैं डिपेंड करते हैं कि सिग्नल बाहर से आ रहा है या इंटरनल सिग्नल है या किस टाइप की सेल्स है वहाँ पर किस तरीके से एक्टिवेशन करना है। तो ये एक प्रकार से सेल्स के अंदर होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए सेल डिज़ाइन करती है, ताकि जो वो होल बॉडी सिस्टम है, कौन से सेल्स को डेथ होना है, कौन से सेल्स को सर्वाइव करना है, किस सेल्स के साथ कैसा रोल प्ले करना है, तो वो एक प्रकार का सिग्नलिंग और इंटरनल सिग्नलिंग द्वारा रेगुलेटेड कंट्रोल किया जाता है, ताकि होल बॉडी सेल्स में एक होम्योस्टेसिस मेंटेन रहे जाकर।
लास्ट में आते हैं एक्सक्यूशन पाथवे के बारे में। ये दोनों पाथवे, एक्सटेंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे जो होता है, वो प्रोटीन्स की किस तरीके से रेगुलेट करता है टर्मिनल पाथवे, क्योंकि जो सेल्स डेथ होती है उसके बाद उसका डिग्रेडेशन कैसे करना है, तो वो पाथवे यहाँ पे होता है। जो भी फॉर्मेशन बनता है कि प्रोटीन्स में साइटोटॉक्सिक केमिकल्स रिलीज होने के बाद जो डिग्रेडेड हुआ साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन्स का या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स का, उनका डिग्रेडेशन फिर होता है जाकर, तो ये पाथवे फॉलो करता है। इसमें प्रोटीज एंड साइटोप्लाज्मिक एंडोन्यूक्लियस का रोल मेन होता है। कुछ सेल्स को सेल मेम्ब्रेन को डिग्रेड करती हैं, कुछ होती हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स को डिग्रेड करने के लिए, साइटोस्केलेटन प्रोटीन्स को डिग्रेड करने के लिए। कैप्सेज 3 या अनदर कैप्सेज होती हैं 8, 9 और 10 के बारे में, वो भी इसमें मेन रोल प्ले करती हैं जाकर। इन ओवरऑल को कैड प्रोटीन्स भी बोला जाता है। कैप्सेज एक्टिवेटेड डीएनएज होती हैं, तो ये एक प्रकार के डीएनएज को डिग्रेड करने के लिए। तो ये ओवरऑल होल कैप्स जो मैकेनिज्म्स है एपोप्टोटिक पाथवेज की, वो होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए बॉडी सेल्स में होती है। अगर ये अनरेगुलेट होती है तो हमारी बॉडी सेल्स में इन्फेक्शंस हो सकते हैं, या फिर कैंसर काजिंग हो सकते हैं, या अनदर इफेक्टिव या डिग्रेडेशन टॉक्सिक प्रोटीन्स का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है अगर ये पाथवेज अनरेगुलेट या अनडिस्टर्ब हो जाते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। प्लीज़, थैंक यू सो मच वॉचिंग एंड गिविंग योर टाइम्स।